अगर आपके स्टॉक में डबल इंजन है, उसका मतलब टेक्निकल एनालिसिस से भी वो बहुत अच्छा है और फंडामेंटल बेसिस पे भी वो बहुत स्ट्रांग है, तो आपको वो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दे सकता है। ये जो हाँ, डबल इंजन अप्रोच है आपका, इसको आप स्टॉक सिलेक्शन में कैसे यूज़ करते हो? हाउ डू यू फ़िल्टर स्टॉक्स एंड फिर आप कैसे उनको स्टडी करते हो? मेरा फिल्टरेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो मेरा जो पहला स्कैनिंग प्रोसेस है वो प्योरली टेक्निकली है। ठीक है। राइट, मैं स्कैन करने के बाद जैसे चार्ट मेरे आगे मैंने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, फिर जाके मैं उसके फंडामेंटल्स को चेक करता हूँ। तो अगर मुझे 10 अच्छे स्टॉक मिलते हैं तो मुश्किल से एक स्टॉक डबल इंजन होता है। मतलब डबल इंजन स्टॉक्स आर वेरी रेयर, वैसे चांसेस आपको रोज नहीं मिलते। तो ये जो स्कैनिंग आप करते हैं, कुछ फ़िल्टर्स होंगे जिसके बेसिस पे बहुत आप करते सिंपल हो? है, जैसे मैंने आपको बोला मैं महंगा ही स्टॉक खरीदता हूँ, तो जनरली महंगे स्टॉक को मार्केट में क्या बोलते हैं, 52 वीक हाई। हुँ, तो आप 52 वीक हाई स्कैनर से आप स्टॉक स्कैन करो, और फिर मैं जो आज बताने वाला हूँ वो कॉमन चीज़ें अगर उसमें बनती है तो पॉसिबिलिटी ये है कि हाँ वो स्टॉक अच्छा बन सकता है। मैं तीन चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। ठीक है। एक है टाइम, एक है प्राइस, और एक है वॉल्यूम। मैं प्राइस को भगवान बोलता हूँ और वॉल्यूम को मैं पुजारी बोलता हूँ। मैंने ये सुना है। हाँ, ये पूछने वाली थी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है। आपने कोई मंदिर देखा है जहाँ पे पुजारी नहीं होता है? नहीं। नहीं होता ही है ना, चर्च हाँ। में फादर होता है, मंदिर में पुजारी होता है, एक तो रहते ही है ना। तो अगर कोई ब्रेकआउट वॉल्यूम के बिना होता है तो फिर वो थोड़ा डाउटफुल है। फुस हो जाएगा वो। तो वो उसमें चांसेस ये है कि वो फेल हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है फेल होगा, बट फेल हो सकता है। बट मुझे पता है कि जो ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होता है वो फेल होने के चांसेस कम है। वो डबल कन्फर्मेशन हो जाता है ना? अगर करेक्ट। आपने 10 लाख रुपया लगाया होता तो आपका यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख बन सकता था, या 80 लाख बन सकता था। आप इमेजिन करो, एक स्टॉक आपका पोर्टफोलियो का साइज बदल देता है। और मैं क्या कर रहा था, स्टॉक मिला, रेंज कैलकुलेशन निकलो, फिर वापस दूसरा स्टॉक ढूंढो, रेंज कैलकुलेशन निकलो। तो मैं पैसे बना रहा था, बट मैं उतने नहीं बना पा रहा था ना जितने मुझे बनाने चाहिए। अगर आपके स्टॉक में डबल इंजन है, उसका मतलब टेक्निकल एनालिसिस से भी वो बहुत अच्छा है और फंडामेंटल बेसिस पे भी वो बहुत स्ट्रांग है, तो आपको वो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दे सकता है। ये जो हाँ, डबल इंजन अप्रोच है आपका, इसको आप स्टॉक सिलेक्शन में कैसे यूज़ करते हो? हाउ डू यू फ़िल्टर स्टॉक्स एंड फिर आप कैसे उनको स्टडी करते हो? मेरा फिल्टरेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ठीक है। जनरली आई चेज मोमेंटम। जो स्टॉक ऑलरेडी डिमांड में है ना, या जो स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ है, मैं उसको चेक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि उसमें और पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की, बिकॉज दिस इज़ नॉर्मल थिंग। अगर आपने देखा होगा किसी एक स्टॉक ने लास्ट ईयर में 100% रिटर्न दिया है ना, तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो आने वाले एक साल में भी और अच्छा रिटर्न देगा। राइट, अब टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आपको ये देखना है कि उसमें कितना स्कोप बाकी है। तो मेरा जो पहला स्कैनिंग प्रोसेस है वो प्योरली टेक्निकली है। ठीक है। राइट, मैं स्कैन करने के बाद जैसे चार्ट मेरे आगे मैंने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, फिर जाके मैं उसके फंडामेंटल्स को चेक करता हूँ कि क्या इसके फंडामेंटल्स में भी दम है। तो अगर मुझे 10 अच्छे स्टॉक मिलते हैं तो मुश्किल से एक स्टॉक डबल इंजन होता है। मतलब अच्छा। डबल इंजन स्टॉक्स आर वेरी रेयर, वैसे चांसेस आपको रोज नहीं मिलते, मतलब रोज क्या महीने में भी नहीं मिलते। बहुत मुश्किल होता है। जब मार्केट बहुत अच्छे फेज में होता है तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब मार्केट बहुत ख़राब फेज में होता है तो आपको कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट मिलेगी। और ये अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए आपको कंटिन्यूसली स्कैन करना पड़ता है, कंटिन्यूसली। और समझो आपने आज 10 स्टॉक लिए, तो आपको पता थोड़ी है कि ये 10 में से कौन सा वाला डबल इंजन बनेगा। या पॉसिबिलिटी ये है कि आज 10 में से समझो एज स्टॉक है, वो हाई प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि ये डबल इंजन है, बट एंड में जाते जाते पता चला कि सी वाला जो स्टॉक था वो डबल इंजन बन गया, ए नहीं बना। तो हम जनरली ए से बाद में निकल जाएंगे, बट सी को कंटिन्यू करेंगे हमारे पोर्टफोलियो में। तो ये एक प्रोसेस है, वो आपको धीरे धीरे पता चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सडनली कुछ स्टॉक में ऐसी खराब न्यूज़ आ गई कि वो डबल इंजन होने के बाद भी आपको एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि अगर कोई स्कैम निकल गया। अभी देखो,
आप प्रमोटर के साथ बैठ के चाय तो नहीं पीते हो ना, कि आपको प्रमोटर सब तो नहीं बताता है ना, जो डेटा मार्केट में अवेलेबल है वही आप पढ़ते हो, जो पब्लिक जो इन्फॉर्मेशन है जो वही पब्लिक हाँ इन्फॉर्मेशन है वही देख वही पढ़ते पाएंगे। हो। बट कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन गलत आ गई, या जो रिजल्ट बताया था वो रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो गई, या या सडनली उनके गाइडेंस कम हो गए। या फिर कुछ ऑनलाइन गेमिंग बिल हो गया हाँ, अनाउंस एंड मतलब ओवरनाइट हाँ, पूरी कंपनीज के बिजनेस मॉडल बंद हो गए बंद या हो उनको जाते हैं। पिवट करना यस पड़ा। यस यस, तो ये सारी चीज़ें हैं, और स्टॉक मार्केट बहुत ही डायनामिक चीज़ है, मतलब रातों रात बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। जैसे 2020 में कोविड आया था, किसी भी फंड वाले को ये पता नहीं था कि ये वाला रिस्क कभी आ सकता है। वही ब्लैक स्वान इवेंट जिसको हाँ, कहते हैं। राइट। जैसे डीमोनेटाइजेशन, किसी ने कभी ये देखा भी नहीं था कि कभी नोटबंदी हो सकती है। मतलब मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी है जो मेरे मम्मी पापा ने भी नहीं देखी थी। या तो ये चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ों से स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट होता है। किसी को ये टैरिफ वाला भी कुछ आइडिया था, बट बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो यूएस में ही बिजनेस करते हैं, उनका एक्सपोर्ट होता है, तो वो बिजनेस तो टेम्प्ररी खराब ही हो जाते हैं ना। करेक्ट। तो ये बात है। बट हमें क्या करना है, टेक्निकल के बेसिस पे स्कैन करना है और फंडामेंटल के बेसिस पे राइड करना है। ओके, तो ये जो स्कैनिंग आप करते हैं कुछ फिल्टर्स होंगे जिसके बेसिस पे बहुत आप करते सिंपल हो। है। जैसे मैंने आपको बोला, मैं महंगा ही स्टॉक खरीदता हूँ, तो जनरली महंगे स्टॉक को मार्केट में क्या बोलते हैं, 52 वीक हाई। तो आप 52 वीक हाई स्कैनर से आप स्टॉक स्कैन करो, और फिर मैं जो आज बताने वाला हूँ वो कॉमन चीज़ें अगर उसमें बनती है तो पॉसिबिलिटी ये है कि हाँ वो स्टॉक अच्छा बन सकता है। ओके। राइट। दूसरा हो गया स्कैनर आपका ऑल टाइम हाई। अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई मार रहा है तो आप उसको चेक करो कि क्या पैटर्न उसमें बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो अच्छी बात है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरी हाँ। मेथड क्या है। तो ये एक स्टॉक है एबीबी इंडिया। राइट। अब मेरी मेथड में मैं तीन चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। ठीक है। एक है टाइम, एक है प्राइस, और एक है वॉल्यूम। मैं प्राइस को भगवान बोलता हूँ और वॉल्यूम को मैं पुजारी बोलता हूँ। मैंने ये सुना है हाँ, कि पूछने वाली थी इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। आप आपने कोई मंदिर देखा है जहाँ पे पुजारी नहीं होता है? नहीं। नहीं होता ही है ना। चर्च हाँ। में फादर होता है, मंदिर में पुजारी होता है, एक तो रहते ही है ना। तो अगर कोई ब्रेकआउट वॉल्यूम के बिना होता है तो फिर वो थोड़ा डाउटफुल है। फुस हो जाएगा वो। तो वो उसमें चांसेस ये है कि वो फेल हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है फेल होगा, बट फेल हो सकता है। बट मुझे पता है कि जो ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होता है वो फेल होने के चांसेस कम है। वो डबल कॉन्फर्मेशन हो हाँ जाता है ना। हाँ। तो ये चीज़ है। तो अभी मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, आपने बाम्बू ट्री के बारे में सुना है? बैम्बू ट्री, हाँ। है ना। आपने वो स्टोरी सुनी है कि एक बैम्बू ट्री को अगर आप मतलब ज़मीन में उगाते हो तो उसको कम से कम 2-3 साल लगते हैं उसके रूट को मतलब बनाने के लिए, और फिर 2 साल के बाद वो ऊपर की तरफ निकलता है, और विद इन 4-5 वीक्स वो 90 फीट का हो जाता है। तो क्या वो 4-5 हफ्ते में ही 90 फीट का हो गया? नहीं। नहीं। इतने साल से जो वो नीचे रूट बना रहा था ना, दैट वाज द बेस। और फिर वो बाद में जब बेस से बाहर निकलता है ना, तो उसका बेस इतना सॉलिड होता है कि वो बहुत ऊपर चले जाता है बहुत कम टाइम में। तो दिस इज कॉल्ड बैम्बू शूट पैटर्न। इंटरेस्टिंग। राइट। ओके। ये एक फिलॉसफी है, उसको मैंने इसमें मैच करने की कोशिश की है। तो स्टॉक्स भी ऐसे होते हैं। ठीक है। बहुत सारे स्टॉक, जैसे ये एग्जांपल आप देख रहे हो, ये एबीबी इंडिया का चार्ट है। और वैसे मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं आपको जो भी चार्ट बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये मेरा मेथड है, एंड मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा मेथड क्या है बाय शोइंग द नेम्स। ओके। ठीक है। तो अब देखो, ये एबीबी इंडिया का जो चार्ट है, ये 2000 मतलब 1999 में इसका लिस्टिंग हुआ था 112 रुपये पे, और फिर ये स्टॉक ऊपर में 2008 में 1600 तक गया था। अब आपको पता है 2008 में क्या हुआ था? या लीमन ब्रदर्स हाँ, राइट। तो वो क्राइसिस। टाइम पे बहुत सारे स्टॉक्स नीचे गिरे थे, तो ये भी स्टॉक नीचे गिरा था। अब वो टाइम पे मैं मार्केट में इतना एक्टिवली अवेलेबल नहीं था, बट ये गिरा था। राइट। अब देखो 2008 में जो उसने हाई बनाया था ना, दैट वाज 1613 रुपीज़ 0.20 पैसा, अगर हम ज़्यादा प्रिसाइज करें तो। अब जनरली जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स को क्या होता है? फोमो होता है। फोमो होता है। राइट। कि यार ये तो अभी मैंने कुछ हफ्ते पहले देखा था 700 पे था, अभी 1600 पे है। और वो टाइम पे क्या है ना, सब जगह पे सारी बातें अच्छी चलती रहती है कि ये 2000 हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा, ये हो जाएगा। राइट। जब मार्केट गिरता है तो 12,000 का
न्यूज़ आता है, जब मार्केट चलता है तो 40,000 का दिखता है टीवी करेक्ट। पे वही या चलता है। तो जनरली लोग है ना फोमो में आके, मतलब वो टाइम पे शायद मैं भी होता तो मैंने भी खरीद लिया होता। तो सोचो आपने 1600 रुपये में इसको 2008 में खरीद लिया, हम्म। ठीक है, और आपने खरीदा 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए का, डिपेंड, ऐसे मतलब जस्ट एक सिचुएशन बनाते हैं कि आपने उतने पैसे का खरीदा जिसको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चाहिए नहीं वो पैसे। फिर सडनली 2008 में क्रैश हो गया, लीमन ब्रदर्स हो गया, बहुत सारा मार्केट नीचे गिर गया, तो ये भी स्टॉक 340 रुपीज़ तक आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें, ये स्टॉक ऊपर से ऑलमोस्ट 80% गिर गया। अब ये सिचुएशन में आप ऐसे बोलोगे कि आपका ये स्टॉक गिरा है बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन, ऑब्वियसली, हम्म। राइट। मार्केट ही खराब है तो आपका स्टॉक में क्या, मतलब ऐसा कौन सा स्टॉक है जो 2008 में ऊपर था? कोई नहीं था ना। तो ये भी गिरा, तो वो टाइम पे आपने ये सोचा कि चलो यार मुझे तो ये स्टॉक बेचना ही नहीं है, मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गई यार मैं। मतलब आपने भले वो उसको थोड़े दिनों के लिए लिया था, पर गिरने के बाद सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। सही बात है। तो समझो आपने भी वहां पे इन्वेस्टमेंट ही कर लिया, बट फिर आप इसको भूल गए। आपने ऐसा सोचा कि अभी वो मेरे 50,000 है, फिर आपने एबीबी इंडिया के बारे में बहुत रिसर्च भी कर ली, खरीदने के बाद आपको पता चला कंपनी तो अच्छी है, आज नहीं तो कल पैसा आ जाएगा, बट आपने बेचा नहीं। बट सडनली 2018 में आपको वापस से उसका भाव मिला 1600 रुपये का, 1500 के आसपास का। तो ये टाइम आप क्या करोगे? जनरल बात करना, मतलब एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से। हाँ, एट दिस पॉइंट तो मैं बोलूँगी चलो वापस आके बेच देती हूँ मैं। करेक्ट, या सब यही करते हैं, या राइट। बिकॉज आप सोचो 2008 में जो आपने पैसे डाले थे वो 80% वाइप आउट होने के बाद वापस से आपको उतने ही मिल रहे हैं। भगवान एक तो सेकंड चांस दे रहे तो आप हैं। बोलोगे कि मैं 11 रुपए चढ़ा के नारियल भी चढ़ाऊंगी और ये शेयर भी बेचूंगी, करेक्ट। और अब फाइनली मेरे पैसे मेरे हाथ में आए, और कल से स्टॉक मार्केट को मैं ना बोलूंगी कि भाई यहाँ पे तो पैसे डूबते ही है। करेक्ट। करेक्ट। तो सब वैसे ही करते हैं। बट आप सोचो कि 2008 के बाद 2018 में, मतलब 10 साल के बाद वापस से वो प्राइस पे ये स्टॉक क्यों आया? फंडामेंटल सॉलिड थे। या जो 2008 में ये सेल्स कर रहा था, ऑब्वियसली 2018 में उतना ही सेल्स नहीं होगा, बड़ा होगा, बिजनेस भी एक्सपांड हुआ होगा, कुछ नए प्रोडक्ट्स भी आए होंगे, मतलब कंपनी में ग्रोथ हुई है, या राइट। तो पॉसिबिलिटी है कि ये प्राइस के भी ऊपर वो जा सकता है। बट जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट पे उसको एक सेलिंग का प्रेशर आता है, बिकॉज यहाँ पे जो लोग ने खरीदा था, इनका जो सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पे आएगा फर्स्ट टाइम पे, राइट। गॉट इट। अब इनका प्रेशर आया और वापस से वो स्टॉक 740 हो गया। बट ये कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा था, तो इसने फाइनली, ये देखो यहाँ पे 2021 अप्रैल में, ये कोविड के बाद की बात है, इसने यहाँ पे अपने 2008 के प्राइस को ब्रेक किया। सोचो 2021 में ये स्टॉक 2008 का प्राइस ब्रेक कर रहा है। कितने साल हुए ये? 13 years। 13-14 ईयर्स के बाद, हम्म। राइट। अब अगर समझो आपने यहाँ पे नहीं बेचा था, आप भूल गए थे, और फिर 4-5 दिन के बाद देखा आपका प्राइस नीचे आ गया है और वापस से आपको मिल रहा है, तो व्हाट यू विल डू? जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी क्या सोचता है कि अरे एक बार चांस मिला था, मैंने गवा दिया, वापस से Correct. चांस मिल रहा करेक्ट। है ना, निकल जाता हूँ। अब क्या होता है ना, जब सेलिंग प्रेशर खत्म हो जाता है ना, तो बचता क्या है? बाइंग प्रेशर, तो प्राइस को जंप अप जंप करवाएगा। होता है, राइट। तो ये मेरा मेथड है। यहाँ पे 2021 में ये प्राइस ने अपने 2008 के प्राइस को मतलब ब्रेक कर दिया। और जनरली जब ये स्टॉक अपने इतने पुराने प्राइस को ब्रेक करता है, तो हमें एक अपसाइड टारगेट भी तो कैलकुलेट करना होता है ना, कि ये ऊपर कहाँ तक जाएगा। या एक पॉसिबल लेवल तो है ना, बिकॉज नाउ इसके हिस्ट्री में तो कभी इसके ऊपर ये गया ही नहीं था। हाँ। तो हमें एक लेवल तो देखना पड़ेगा ना जहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेंज कैलकुलेशन। रेंज कैलकुलेशन मेथड क्या है? 2008 में जो हाई बना था, उसके बाद जो लो बना था, आप वो रेंज को कैलकुलेट करो और आप ब्रेकआउट के बाद उसको ऊपर में लगा दो, और जो रेंज अपसाइड में आ रही है ना, दैट विल बिकम योर टारगेट। माइंड में पता चलता है कि भाई 2900 आएगा तो ये स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ठीक है। तो 2-3 साल का पहले का विजय ठक्कर यही करता था। 2900 आ गया, बेचो और दूसरा स्टॉक ढूंढो। बट वो मैं गलती करता था, ये मुझे बहुत सालों बाद पता चला। ये डबल इंजन स्टॉक था। राइट। अब आपको देखना है उसके बाद ये स्टॉक में क्या हुआ। ओ ये स्टॉक भाई। वेंट अप बाय 9,000 रुपीज। मतलब मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया
समवेयर अराउंड 80% का, बट ये स्टॉक में कैपेबिलिटी था 460% रिटर्न देने का। मतलब आपकी जो वेल्थ है, आपने 1 लाख रुपया लगाया होता तो वो 4.5 टाइम्स आपको उस पर रिटर्न मिलता। दैट्स तो ये मेरी क्रेजी। पहली गलती थी, बट तभी मुझे रियलाइज नहीं हुआ। तो आप कह रहे हो जो 100% आपने टारगेट सेट किया था तो वो दैट वाज एन एरर। हर स्टॉक्स में इट इज़ नॉट कंपलसरी कि वो स्टॉक उतना ही ऊपर जाएगा। अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो डबल इंजन है, तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो मल्टीपल टाइम्स में रिटर्न देगा। यहाँ पे तो सिर्फ 80% का टारगेट आया, बट ये स्टॉक ने 4.5 टाइम्स परसेंट रिटर्न दिया। अगर मैं ये स्टॉक को अभी भी ना बेचता और समझो मैं अभी भी रुका हुआ होता, तो भी ये स्टॉक में 2.6 टाइम्स का रिटर्न है, मतलब 80 से तो करेक्ट। ज़्यादा ही है, राइट। बट बात ये है कि ये मुझे पहले भी समझ में नहीं आया था। 2021 में, 2022 में मैंने ये चीज़ को समझा नहीं था, मैं कर ही रहा था। मेरी आपको दूसरी मिस्टेक बताता हूँ, और अभी आप मुझे बताना कि ये स्टॉक को मैंने सिलेक्ट क्यों किया होगा, इसके कॉमन पैरामीटर क्या है, क्योंकि आपको तो पता चल गया अभी मेरा मेथड, हाँ, राइट। अराउंड 2017 हाँ, के ये ऑल टाइम 2017 हाई का था। प्राइस है, हाँ। राइट। और एंड ये स्टॉक ने 2022 को अपने 2017 वाले हाई को ब्रेक किया। यस। आप नोटिस करो, यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ भी था। देखो वो जो मैंने आपको एबीबी में बताया था ना कि पहली बार आता है तो देर इज अ हाई चांस के जो प्रीवियस फाइट बायर है तुम्हारा, वो हाँ। एग्जिट आएगा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस के साथ भी ब्रेकआउट हुआ और वॉल्यूम्स भी देखो, वॉल्यूम्स भी हाई है आई राइट। गेस। दोनों को देखने हैं। हाँ, मतलब अगर आप प्राइस और वॉल्यूम दोनों अवेलेबल है तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो स्टॉक सच में अच्छा है। मतलब वॉल्यूम कौन लेके आएगा, आप जैसे और मेरे जैसे अगर 100-200 स्टॉक कोई खरीदेगा तो उससे वॉल्यूम होगा। अगर कोई म्यूचुअल फंड हाउस या कोई बड़ा फंड इसको खरीद रहा है तो ही तो वॉल्यूम हो गया ना, ओके, दैट आल्सो है ना। इंस्टीट्यूशनल हाँ, इन्वेस्टर्स, हाँ। वो इन्वेस्टर आएंगे तो ही वॉल्यूम होगे। तो आपको वो इन्वेस्टर आके ये नहीं बोलेगी कि अरे विजय मैं कल ये स्टॉक को खरीदने वाला हूँ, बट राइट। आपको उसके फुटप्रिंट्स देखने हैं। और मेरे लिए फुटप्रिंट्स क्या है, वॉल्यूम है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी थे, प्राइस ब्रेकआउट भी था। अब अगेन मेरा मेरा जो टारगेट कैलकुलेशन क्या है आप मुझे बताओ, हम करते हैं लास्ट हाई था तो उसका जो फर्स्ट लो था उसको रेंज ब्रेकआउट के बाद बनाना लगा एंड देते हैं। दैट तो वो बिकम्स टाइम पे अपना 100%। टारगेट क्या आ रहा था कि अगर ये स्टॉक ने 1580 लेवल ब्रेक मतलब आ गया तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। हाँ। और मैं एंटर हो रहा था 900 से लेके 1000 रुपीज़ पे। तो टारगेट कितना परसेंट बन रहा था, नोटिस करना, सब में 70% 80% ही टारगेट आ रहा है, या करेक्ट, 73 आ रहे इसमें, राइट। करेक्ट। अब जब ये स्टॉक यहाँ पे आया तो मैंने तो इसको निकाल दिया और आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार भाई मेरे को तो बहुत बेस्ट फार्मूला मिल गया है, अब तो पैसे बनाऊंगा मैं बहुत अच्छे, करेक्ट। बट अगेन मैं रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये स्टॉक ने मतलब ओह अब माय आप देखो गॉड। मेरा टारगेट यहाँ पे है और ये स्टॉक 12,000 तक गया था। वैसे अभी भी ये स्टॉक 8,500 पे है। तो अभी देखो, अगर 1,000 रुपये में लेके इसको बेचा होता यहाँ पे तो मैंने 70-80% बनाया है। बट अगर मैंने फंडामेंटल को वो टाइम समझा होता तो शायद मैं अगर अभी के प्राइस से भी कैलकुलेट करूँ तो 9 टाइम्स रिटर्न, करेक्ट। और ये अगर मैं सेम। हाई से कैलकुलेट करूँ तो 12.5। तो और फोमो हो रहा है। 70% रिटर्न, 80% रिटर्न अगर आप एक स्टॉक से बना रहे हो ना तो वो भी अच्छा ही है। बट मैंने आपको क्या बोला था, मैं वो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहा था, मैं पैसे बना रहा था बट मैं वेल्थ नहीं बना रहा वेल्थ नहीं था। क्रिएट कर। एक साल में बहुत रेयर चांस है कि आपको डबल इंजन स्टॉक मिलते हैं, और जब वो मिलता है आप उसमें 70-80% में निकल रहे हो, जबकि उसमें बहुत पोटेंशियल है आपको ज़्यादा पैसा देने के लिए। अगर करेक्ट। आपने 10 लाख रुपया लगाया होता तो आपका यहाँ पे 1,20,00,000 बन सकता था या 80 लाख बन सकता था। आप इमेजिन करो, एक स्टॉक आपका पोर्टफोलियो का साइज बदल देता है। करेक्ट। और मैं क्या कर रहा था, स्टॉक मिला, रेंज कैलकुलेशन, निकलो, फिर वापस दूसरा स्टॉक ढूंढो, रेंज कैलकुलेशन, निकलो। सो मैं पैसे बना रहा था बट मैं उतने नहीं बना पा रहा था ना जितने मुझे बनाने चाहिए। तो कपल ऑफ क्वेश्चंस यार। यस। यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स इन टाइम के बीच में जो साइडवेज मूवमेंट है कई सालों तक चल रहा है, राइट। कौन से 2 पॉइंट्स, हाँ ये जो जो टाइम्स, ओके गॉट इट, मतलब जो 2017 से लेके 2021 जब वो तक है। 2 बार रेजिस्टेंस लेवल यस, पे यस। पहुंचता है, उस टाइम पीरियड में हम कन्विक्शन कैसे रखें कि हाँ लाइक उस टाइम पीरियड में ये स्टॉक हमारे लिस्ट में आएगा ही नहीं ना मैम। मैंने आपको क्या बोला था कि अपना मेथड क्या है, हम वही बैम्बू ट्री को लेंगे जो
जमीन के बाहर निकलेगा। जब तक वो जमीन के अंदर अपनी रूट बना रहे तू बनाते रहे, जब तू बाहर निकलेगा तब मैं तेरे को देखने आऊंगा। तो इसमें आपकी एंट्री पॉइंट क्या होगी? देखो, इसमें मेरी एंट्री, अभी मैं ये मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, वापस से वीकली कर देता हूँ। जनरली आई फॉलो मंथली वीकली ओनली, ठीक है। राइट। मैंने आपको मंथली इसलिए भी बताया कि आपको ज़्यादा डेटा दिखे। फिर जनरली यहाँ पे 900 के ऊपर ब्रेकआउट होता है ना, तो मैं 4-5% ऊपर एंट्री करता हूँ, ओके। है ना। और अगर यहाँ पे एक स्विंग लो थोड़ा नियरेस्ट होता, यहाँ पे होता, तो मैं स्विंग लो को अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ओके। राइट। या फिर मैं क्या करता हूँ, अपने एंट्री से 10-12% का रिस्क लेता हूँ ट्रेड में, ओके। तो अगर मेरा ट्रेड रॉन्ग जाता है तो आई विल लूज 10-12%, बट अगर मेरा ट्रेड राइट जाता है तो आई विल मेक मिनिमम 70-80%। एक्सपेक्टेशन तो यही है रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से। करेक्ट। तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ना वो 1:7, 1:6 है। तो अगर मैं 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड में भी प्रॉफिटेबल बनूंगा ना, तो भी मैं लास्ट में मेरा पीएनएल प्रॉफिट ही रहेगा। ओके। सो कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आपको कौन सा स्टॉक लेना है, बिकॉज इन बुल मार्केट। तो ये तो थे पास्ट एग्जांपल्स जो हो चुके हैं। करेक्ट। अभी कोई लाइव एग्जांपल्स है क्या? तो मैं आपको है ना मेरा बेसिक सेटअप बताता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। ठीक है। सो ये बहुत सिंपल है। अगर आप गूगल पे जाके 52 वीक हाई स्टॉक स्कैन करते हो तो आपको बहुत सारे मल्टीपल वेबसाइट्स मिलते हैं जहाँ से आप 52 वीक्स हाई वाले स्टॉक देख सकते हो। हम वैसे स्टॉक को ढूंढ रहे हैं जो 52 वीक हाई पे है, तब तो वो ब्रेकआउट कर रहे होगे ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने एनएससी वाला वेबसाइट खोल लिया, तो अभी देखो स्टॉक मार्केट में है ना कम से कम 5,000 से ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड है, राइट। अब हम सारे स्टॉक को तो चेक नहीं कर सकते, करेक्ट। बट हमको वो स्टॉक को चेक करना है जो ऑलरेडी 52 वीक हाई के पास है। अभी मैंने स्कैन किया तो हमें 67 स्टॉक्स के नाम मिल रहे हैं, करेक्ट। तो अब मेरा काम क्या है कि मुझे फॉर एग्जांपल ये पी फोकस करके स्टॉक है, मुझे पता नहीं है कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई नॉर्मल आदमी है और देख रहा है तो उसने वो नाम को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया और यहाँ पे आके लगा दिया। अब आप मुझे बताओ प्राइम फोकस में क्या हो रहा है। यहाँ पे प्राइम वो फोकस पैटर्न, में जस्ट ब्रेकआउट हुआ है अभी। यहाँ पे हमने जो पैटर्न्स डिस्कस किए हैं हाँ। वो पैटर्न यहाँ पे आ रहे हैं, यस, फिट हो रहा है है बिल्कुल। ना। तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। हाँ। तो ये तो एक हो गया, ठीक है। बट अभी अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्टॉक है, जैसे ये इंडियन बैंक को ले लेते हैं, ठीक है। मैंने उसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करके मैं जस्ट स्क्रीन पे चेक कर रहा हूँ अभी यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे वो पैटर्न है, अभी है, वो पैटर्न ब्रेकआउट तो हो चुका है पहले। बट अभी नहीं है ना। अभी नहीं है। तो हाँ। हमारे लिए ये स्टॉक अभी काम का नहीं है। हाँ। मतलब मैं सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन के बेसिस पे बोल रहा हूँ, हाँ, ठीक राइट। है। तो ये मेरे लिए काम का नहीं है। और कुछ नाम हम लोग देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये बॉश है, राइट। इसका नाम मैंने देखा, यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब बॉश में देखो, बॉश ऑलरेडी ऊपर है, इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी 27,990 पे हो चुका है, करेक्ट। राइट। ऑब्वियसली ये स्टॉक स्ट्रांग है, बट ये अभी मेरे लिए वो रिस्क टू रिवॉर्ड रीजनेबल पे नहीं है। मतलब मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए जो अभी ब्रेकआउट कर रहा है या अभी वो निकल रहा है। तो एज अ इंडिविजुअल मेरा काम ये है कि मुझे ये सारे 67 नाम है ना, उसमें मुझे सारे स्टॉक्स को चेक करना है जाके। ये ले लेते हैं विक्रम सोलार, करेक्ट। है। विक्रम सोलार को हम लोग पेस्ट करेंगे और अभी ये मंथली चार्ट आप देखोगे तो आपको दिखेगा सिर्फ 2 ही कैंडल दिख रहा है, बिकॉज ये शायद एक नया आईपीओ आया है स्टॉक का, करेक्ट। तो अच्छा। उसका डेटा नहीं होगा। बट अगेन यहाँ पे पैटर्न तो वही बन रहा है। बहुत ब्रॉडली देखे तो करेक्ट। हाँ, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये 2025 अगस्त मंथ में ही ये लिस्ट हुआ है और ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये स्टॉक में पैटर्न तो वो बन रहा है, बट वो जो टाइम वाला पॉइंट है ना अपना, Data वो यहाँ points पे नहीं मैच आते। नहीं हो रहा है। Correct. तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो। यहाँ पे भी वो कॉम्बिनेशन काम करेगा ही करेगा। अगर इसके फंडामेंटल्स और अच्छे हैं तो शायद और अच्छी बात है, करेक्ट। तो इस तरीके से हमें स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे और एक स्टॉक का नाम ले लेते हैं, ये क्यू पावर करके है, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे आके क्यू पावर डाल दिया और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई क्या है। जो हमने अभी रिसेंटली आईपीओ वाला स्टॉक देखा था ना, सेम स्ट्रक्चर ऐसा इसमें बना था। हाँ। 2025 फरवरी मंथ में इसका आईपीओ आया था और उसने मई महीने में उसके आईपीओ के हाई को ब्रेक किया था। करेक्ट। उसके बाद देखो ये स्टॉक 430 वाला अभी 950 पे चल रहा है। तो मैंने क्या बोला आपको
कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टाइम फैक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो स्टॉक चलेगा नहीं। फिर आपको चलेगा, बट वो कितना चलेगा वो डिपेंड करता है उसके फंडामेंटल्स पे। क्योंकि यहाँ पे रेंज कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो बड़ा टारगेट नहीं आएगा आपको, राइट। तो जैसे अभी रिसेंट एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, L&T फाइनेंस। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि अगर ये स्टॉक को हमारे मेथड से सिलेक्ट करना हो तो क्या ये स्टॉक सिलेक्ट करने लायक है? टेक्निकली स्पीकिंग तो हाँ, है ना? टेक्निकल एनालिसिस वाइज हाँ। देखो, ये स्टॉक ने 2017 में हाई बनाया था हाँ, और 2024 जुलाई में किया पिछले था, साल का जो रहा है, या हाँ। 2025 जून मंथ में इसने ब्रेकआउट किया। तो अगेन आप यहाँ पे नोटिस करो, एक कप और हैंडल तो बनाई, हाँ। है ना। ज़रूरी नहीं है सारे स्टॉक्स में कप एंड हैंडल बनेगी, बट यहाँ पे बना और इसका ब्रेकआउट अभी 199 पे हुआ है 3 महीने पहले। तो दिस इज़ अ फ्रेश स्टॉक। मैं जनरली इसे फ्रेश बोलता हूँ जो अभी ब्रेकआउट हो रहे हैं। जो ब्रेकआउट होने के बाद बहुत ऊपर आ चुके हैं उसे मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक बोलता हूँ। गॉट इट। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं समझाया कि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट को कैप्चर करने के लिए Yes. आपने कैसे अपने सेटअप को चेंज किया। तो अगेन वो अगर आपको किसी भी स्टॉक में मल्टीपल टाइम्स रिटर्न बनाना है तो हमें फंडामेंटल समझना पड़ेगा। और फंडामेंटल के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल L&T फाइनेंस का चार्ट है। ठीक है। तो अभी हम L&T फाइनेंस का अगर समझो हम जाके स्क्रीनर में चेक करते हैं कि भाई L&T फाइनेंस में अभी फंडामेंटली क्या चेंज हो रहे हैं, करेक्ट। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने क्वार्टरली में जाके देखा कि भाई इसका जो रेवेन्यू, अच्छा इसका जो सेल्स है वो क्या मतलब बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इसकी सेल्स कुछ इतने ज़्यादा बड़े नंबर से नहीं बढ़ रहे, 12% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहे हैं। इसका नेट प्रॉफिट का क्या ग्रोथ है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो इतना ज़्यादा स्पीड से इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। राइट। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपको और डिटेल में समझना है कि भाई ये L&T फाइनेंस में फंडामेंटल ट्रिगर क्या हो सकते हैं, तो आप 2-3 क्वार्टर के ये कॉन कॉल सुन कॉल। सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आपको आइडिया मिलेगा कि मैनेजमेंट किस दिशा में जा रहा है। शायद अभी यहाँ पे फंडामेंटल ट्रिगर नहीं है, बट अगर आ सकते हैं क्या, तो अभी क्वार्टरली रिजल्ट देख के मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई फंडामेंटल ट्रिगर है। ऐसा हो सकता है कि ये सेक्टर फिलहाल अच्छा है और वो सेक्टर में ये स्टॉक में अच्छा एक स्ट्रेंथ मिल रहा है। तो अभी इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि ये डबल इंजन वाला स्टॉक शायद नहीं है। तो ये आपको एटलीस्ट रेंज कैलकुलेशन तक का तो एक्सपेक्टेशन आप इसमें कर सकते हो। तो इस तरीके से होता है। एंड मैंने जो आपको बोला कि डबल इंजन वाले स्टॉक्स बहुत रेयर होते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली मैंने एक स्टॉक को ढूंढा था। अब ये स्टॉक का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल। आप मुझे बताओ, ये स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया, उसके पीछे का कोई दूसरा रीज़न था जो हमने पिछले 1 घंटे से बात की, उसके अलावा कोई और रीज़न? 2024 में इसने हाई बनाया था, हाँ, फिर से वो 2025 रेजिस्टेंस में बन गया। अगेन यहाँ पे टाइम फैक्टर कम है, बट ये ब्रेकआउट दे रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेता हूँ। राइट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गया, पहले तो देखा ये 7,600 करोड़ की कंपनी है। फिर मैंने देखा कि यार ये हॉस्पिटल, इनका बिजनेस हॉस्पिटल का है। फिर मैंने देखा कि इसके क्वार्टरली सेल्स क्या चल रहे हैं। तो मैंने नोटिस किया कि यार ये इसके सेल्स तो अच्छे नंबर से ग्रो हो रहे हैं, 30%, 25%, है ना। फिर मैंने देखा इसके प्रॉफिट क्या परसेंटेज पे ग्रो हो रहे हैं। तो आप नोटिस करो, इसके प्रॉफिट्स के भी ग्रोथ अच्छे ही आ रहे हैं, करेक्ट। करेक्ट। अब मैंने नोटिस यहाँ पे किया कि ये 2 क्वार्टर में इसके प्रॉफिट के परसेंटेज इसके कम क्यों थे। तो मैंने क्या किया कि भाई वो वाले क्वार्टर्स के ट्रांजिट जाके पढ़ ली, पीपीटी जाके देख लिया। तो मुझे पता चला कि ये लोग थोड़ा अपना एक्सपांसन कर रहे थे कि बहुत सारी और उनको हॉस्पिटल्स बनानी है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल, तो उसमें उनका पैसा जा रहा था। तो अब हॉस्पिटल बनेगी, फिर जब शुरू होगी तभी तो बिजनेस होगा ना। करेक्ट। तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, आप करंट वाली ट्रांजिट पढ़ लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। तो जब आप एक कंपनी में थोड़ा टाइम देते हो, पढ़ते हो, समझते हो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ चलो भाई ये स्टॉक डबल इंजन बन सकता है, करेक्ट। करेक्ट। तो ये है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.